Okay, but photoperiodism means that it is the phenomenon which tells us that every plant require a certain duration of light, and when that duration of light is given to that plant species, this means flowering takes place in that species. ठीक है बेटे? So how much light is required by a plant? On the basis of that, we have divided the plant into 3 categories. ठीक है? कौन-कौन से plant हैं? These may be the long day plants. तो कहते हैं कि every plant species required a minimum amount of light that is essential for that species so that flowering takes place in them, and that duration of light is known as its critical duration. ठीक है? हर एक प्लांट स्पीशीज जो है उसको एक मिनिमम पॉसिबल लाइट तो चाहिए ही, जिसे हम क्या कहते हैं, उसकी क्रिटिकल ड्यूरेशन कहते हैं. ठीक. पर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, देयर आर सर्टेन प्लांट्स जिनको कि हम उनकी जो क्रिटिकल ड्यूरेशन है, अगर हम उससे थोड़ी सी ज्यादा लाइट देते हैं तो उनके अंदर क्या हो जाती है, फ्लावरिंग होने लगती है. ठीक है? तो देयर आर सर्टेन प्लांट्स इन विच फ्लावरिंग टेक्स प्लेस व्हेन वी गिव देम अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ लाइट that is a little above their critical duration. So such type of plants are known as the long day plants. ठीक है? तो long day plants का अगर हमें सिंपल सा एग्जांपल देना है तो you can give the example of any of the plant that is generally growing in the tropical region. ठीक है? कोई भी ऐसे plants जो कि tropical regions के अंदर पाए जाते हैं, तो उसमें से देखो सिंपल सा एक एग्जांपल जो हमारे माइंड में आ जाते हैं कौन सा है? जैसा sunflower plant एक oil yielding crop है. ठीक है? तो एक लॉन्ग डे प्लांट है, मतलब यू हैव टू गिव लाइट. लाइट पीरियड जो है वो उसका कितने ज्यादा होना चाहिए? द लाइट पीरियड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द critical period. What is the critical period? The minimum amount of light that must have to be given to the plant species. But if we give the light period that is greater than its critical period and then flowering takes place in that plant, then they are known as the long day plants. Okay, okay. The second category of plants are known as the short day plants. The short day plants, as the name itself indicate, these plants are those species of plants in which we have to provide less light. That is below their critical period. बस इतना हमने याद रखना है कि क्रिटिकल पीरियड या क्रिटिकल ड्यूरेशन जो है वो लाइट की मिनिमम पॉसिबल ड्यूरेशन है जो हर एक प्लांट स्पीशीज को चाहिए. पर अगर हमको कहता है कि जो क्रिटिकल पीरियड जब उनका पहुंचने वाला है उससे थोड़ी सी कम लाइट देते हैं और क्रिटिकल ड्यूरेशन आने से पहले ही उनके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है, अब वो शॉर्ट डे. और अगर हम क्रिटिकल ड्यूरेशन से थोड़ी सी ज्यादा लाइट देते हैं और कम उनके अंदर फ्लावरिंग होती है तो फिर वो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं. ठीक है बेटे? तो शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर मोस्टली हमारे लेग्यूम्स आते हैं. ठीक है? तो लेग्यूम्स के अंदर सारे तरह के लेग्यूम्स आ जाएंगे. ठीक है? ऑल टाइप ऑफ पल्सेस कम्स अंडर दिस. जितने भी पल्सेस हैं, पी प्लांट हो गए, राजमा हो गए. ठीक है? और जितने भी ऐसे प्लांट हैं जो लेग्यूम्स की फॉर्म में होते हैं, जिनमें पॉट्स होती हैं, दे ऑल कम्स अंडर द शॉर्ट डे प्लांट्स. अब वो कहते हैं कि थर्ड कैटेगरी है प्लांट की, एंड दीस प्लांट्स आर नोन एज द डे न्यूट्रल प्लांट. देखो नेम से पता लगता है डे न्यूट्रल प्लांट्स जो है वो कहते हैं कि इसमें इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग और जो फोटो पीरियड है ना उसके बीच में कोई खास रिलेशन नहीं है. ठीक है? उनको ऐसा नहीं है कि उनको क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम लाइट मिले या फिर क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट मिले देन फ्लावरिंग टेक्स प्लेस. ठीक है? दे हैव नो कोरिलेशन विद द फोटो पीरियड. इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग दे टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर जो भी उनका है कि किसी भी लाइट जो भी मिल रही है उसके ऊपर उनमें फ्लावरिंग हो जाती है. ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये लाइट रेंज जो है उनको रिक्वायर्ड है. ठीक है? तो सीधा डेफिनेशन देखो यहाँ पे डे न्यूट्रल प्लांट्स के बारे में उसने क्या लिखा है. देयर आर मेनी प्लांट्स where there is no correlation between exposure of light duration and the induction of the flowering response. ठीक? Okay बेटे? What is given in the next paragraph? It is written here that not only the light period but also the dark period is as much essential for plants as they are as the light period. ठीक है? You know that photosynthesis is a kind of a chemical reaction and it has two phases, dark phase as well as light phase. तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि plants only require the light period or day time for flowering in them, but the dark period they have equal importance. ठीक है? तो कुछ ऐसे plants हैं, there are certain plants
जिसमें वो कहता है कि द रिलेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डार्क एज वेल एज द लाइट पीरियड इट इज रिक्वायर्ड एंड देन ओनली द फ्लावरिंग टेक्स प्लेस इन दोज प्लांट्स। ठीक है बेटे, ऐसा नहीं कि अकेला उनको डार्क पीरियड चाहिए या अकेला उनको लाइट पीरियड चाहिए, बल्कि दोनों जो है उनका एक प्रॉपर रिलेटिव कॉम्बिनेशन जो है वो रिक्वायर्ड है और उसके बाद उनके अंदर फ्लावरिंग होती है। ठीक, उसके बाद उसने एक और चीज बताई है, वो कहते हैं कि जब भी किसी शूट के अंदर जो है फ्लावरिंग होती है, ठीक है, whenever a normal shoot has to be converted into a flowering shoot, then certain specific type of changes that happens in that normal shoot. ठीक है, one thing that I have discussed on that day, that there is a change in the color at the tips of that normal shoot. ठीक है, what you observe, generally the shoot is green in color, but whenever that shoot is going to bear a flower, the tips of that shoot it slightly exhibit a type of a color, एक specific color उसमें develop होने लग जाता है। ओके बेटे, तो इसके अलावा वो कहते हैं कि one special type of hormone it is also playing a role here, and that hormone the name is not given in the book, but what is the name of the hormone? ठीक है, क्योंकि वो फ्लावरिंग इनिशिएट करता है, तो ये हार्मोन जो है इसका नेम क्या है, इट इज नोन एज फ्लोरिजन। So this floragen hormone, ठीक है, though the shoot has to be a normal shoot has to be converted into a flowering shoot, so all of you think that this floragen hormone should be present in the apex of that shoot, but it is not the case. It is not present at the apex of the shoot, which is later has to converted into a flowering shoot. Instead of that, वो कहते हैं कि ये फ्लोरेजन हार्मोन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दिस फ्लोरेजन हार्मोन इज प्रेजेंट इन द लीव्स। ठीक है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, और जब वो कहता है कि लीव्स जो है उसके अंदर पहले ये रहता है, पर जब शूट जो है उसमें फ्लावरिंग होनी होती है तो लीव्स में से वो माइग्रेट करके कहाँ पहुंच जाता है, शूट्स में पहुंच जाता है, और फिर शूट्स जो है वो लेटर ऑन क्या बियर करती हैं, फ्लावर्स बियर करती हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखिए सिंपली इसमें लिखा है द हार्मोनल सब्सटेंस it migrates and it is responsible for flowering. Initially it is present in the leaves, but later when the flowering took place in the shoot, then it shifted towards that particular shoot, which later has to be converted into a floral shoot. Okay bete, so this is all about photoperiodism. If you have to define photoperiodism in one line, then you can say it is the response of the plants towards the dark and the light periods, or you can say day or night periods. ठीक है बेटे, डे पीरियड है तो इसका मतलब आप लाइट पीरियड की बात कर रहे हैं, आप नाइट की बात कर रहे हो, उसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द डार्क फेज। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्नलाइजेशन। व्हाट इज वर्नलाइजेशन? So there are certain plants in which flowering takes place when you provide a characteristic low temperature to these plants. That I have given you one example of the saffron plant. ठीक है, एक बार मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि सैफरन फ्लावर जो होता है उसका एडिबल पोर्शन क्या होता है, तब मैंने आपको उसका आंसर भी बताया था कि हम उसका जो स्टिग्मा होता है फ्लावर का उसको पिक करते हैं और वही उसके अंदर उसका एडिबल पोर्शन है। ठीक है, तो व्हाट इज वर्नलाइजेशन? वर्नलाइजेशन इज अ काइंड ऑफ ए फिनोमेना that tells us that there are certain plants in which flowering takes place when you expose these plants, when you make these plants comes in contact with the low temperature. ठीक है, जब आप किसी प्लांट स्पीशीज को एक लो टेम्परेचर के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाती है, फ्लावरिंग होती है, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज वर्नलाइजेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस वर्नलाइजेशन? तो कहते हैं कि एवरी प्लांट रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर इट्स ग्रोथ। ठीक है, हम एक नॉर्मल हेल्दी प्लांट जो है कौन सा प्लांट होगा, दैट प्लांट होगा विच हैव अ सफिशिएंट ग्रोथ पीरियड, एक प्रॉपर उसको ग्रोथ पीरियड मिलना चाहिए, देन उसके अंदर क्या बनने चाहिए, ग्रेन्स बनने चाहिए। ठीक है, तो दैट ये चीज जो है वो बेटर होगी। पर अगर वो कहते हैं कि किसी प्लांट के अंदर फ्लावरिंग पहले ही हो जाती है, अभी उसका ग्रोथ पीरियड जो है वो इनफ नहीं है, पर उसमें क्या हो गई है, फ्लावरिंग हो जाती है और जल्दी से ग्रेन्स बन जाते हैं, तो फिर ग्रेन्स की जो क्वांटिटी होगी, ये यील्ड जो होगी प्लांट से हमें मिलने वाली, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं कि वर्नलाइजेशन इज अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, जल्दी से होने वाला जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है प्लांट के अंदर उसको रोकता है, यानी उसके अंदर जल्दी जल्दी फ्लावर्स नहीं आने देता, और एक प्रॉपर टाइम पीरियड मिलता है प्लांट को ग्रोथ के लिए। ठीक है बेटे, तो जब इतना ज्यादा टाइम मिलेगा ग्रोथ के लिए तो प्लांट्स जो इसमें प्रॉपर ग्रोथ होगी, एंड व्हेन प्रॉपर ग्रोथ टेक्स प्लेस इन प्लांट्स देन दिस मींस एट द
एक्सक्यूज मी राजवंत मैम। यस मैम, देयर इज सम। मैम आपकी वॉइस यस, नहीं आ रही मैम। नाउ इट इज वीडियो भी ऑडिबल। बंद होगी। इट इज ऑडिबल। वीडियो भी बंद है मैम। हाँ जी मैम, नाउ बेटर इट है इज मैम। ऑडिबल ना? यस मैम। Okay, ma'am. There is some problem in school regarding network. Okay, beta, this is clear. So if you have to write the advantage of normalization, ठीक है? अगर आपने normalization की सिर्फ definition देनी है एक लाइन में, तो आप लिख देंगे कि when plant species are exposed to a low temperature and flowering takes place in them, then this phenomenon is known as vernalization. Okay, बेटे, what is the advantage of vernalization? Vernalization के advantage क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि vernalization की advantage जो है वो ये है कि वो reproductive stages जो है, ठीक है, उनको रोक लेता है, जल्दी नहीं आने देता है। Precocious reproductive development is prevented in plant. ठीक है, एडवांटेज क्या होगी अगर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा? तो कहते हैं कि फायदा ये होगा कि प्लांट जो है उसको क्या मिलेगा? ग्रोथ पीरियड जो है वो ज्यादा मिलेगा। और अगर उसका ग्रोथ पीरियड ज्यादा है, ठीक है, तो कहते हैं कि ग्रोथ पीरियड ज्यादा होने की वजह से यील्ड भी उस पर्टिकुलर प्लांट की जो है वो हमें ज्यादा मिलेगी। ठीक है बेटे, एक चीज उसने यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपको बताई है कि हमारे पास कुछ आश्रय के प्लांट भी हैं जिनके अंदर दो तीन तरह के प्लांट उसने आपको बताए हुए हैं। जैसे हमारे जो मेन क्रॉप्स हैं, सीरियल क्रॉप्स, जिसमें व्हीट आ जाती है, ठीक है, राई आ जाती है। राई इज अ टाइप ऑफ ए ऑयल यील्डिंग क्रॉप, ठीक है। ऑयल यील्डिंग क्रॉप में मस्टर्ड आ जाता है ना, तो मस्टर्ड की ही एक सब स्पीशीज है जिसको हम राई कहते हैं, एंड इट्स टेक्निकल नेम इज ब्रासिका। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इज द नेम, ठीक। अब उसमें देखिए उसने ये बताया है कि these two crops, wheat and rye, ठीक है, two varieties of these crops are available and generally the farmers they grow two types of varieties. And what are these varieties? These may be the spring varieties or the winter varieties. ठीक है बेटे, स्प्रिंग वैरायटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्प्रिंग वैरायटी में देखो कहते हैं कि ऐसी वैरायटी है जिसके सीड्स जो है हमें कौन से सीजन में लगाने हैं? स्प्रिंग सीजन के अंदर लगाने हैं। और स्प्रिंग सीजन में लगाने के बाद उसका एक प्रॉपर ग्रोथ पीरियड चलता है, और उस ग्रोथ पीरियड के एंड में उसके अंदर हमें क्या मिल जाते हैं? ग्रेन्स मिल जाते हैं। मतलब फ्लावरिंग जो है उस दौरान नहीं होती है, ठीक है, एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद ही फ्लावरिंग उसके अंदर होती है, और उसके बाद हमें प्रॉपर अमाउंट में ग्रेन्स मिल जाते हैं। पर विंटर वैरायटी जो है, अगर उसको आप वो कहता है कि स्प्रिंग सीजन में लगा देंगे, तो उस केस में वो कहता है कि उसमें फ्लावरिंग जो है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके फ्लावरिंग का टाइम कोई दूसरा सीजन है। आप उसको उसका जो स्पेसिफिक सीजन है, ऑटम सीजन है, उससे पहले लगाई जा रहे हो, इसका मतलब उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। और फ्लावरिंग के स्टेजेस स्किप होकर उसमें क्या हो जाएगा? ग्रेन्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, और इस तरीके से मिलने वाले जो ग्रेन्स हैं वो जितना आपको रिक्वायर्ड अमाउंट है उसके कंपैरिजन में क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है बेटे, तो व्हाट इज द सुटेबल मेथड फॉर कल्टीवेशन ऑफ ए विंटर वैरायटी? तो उसमें उसने आपको बताया हुआ है कि विंटर वैरायटीज जो है उसको आपने कौन से सीजन के अंदर लगाना शुरू करना है? अपने ऑटम सीजन के अंदर लगाना शुरू करना है, ठीक है बेटे। फिर विंटर सीजन जब आएगा उस दौरान वो कहते हैं कि उसमें छोटी छोटी सीडलिंग्स निकलेंगी, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो सीडलिंग्स की ग्रोथ होती रहेगी। उसके बाद उसके अंदर फ्लावर्स आएंगे, ठीक है, जैसे नेचुरल मेथड से होना चाहिए था। फ्लावरिंग के बाद उसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड है, वो हार्वेस्टिंग पीरियड कौन सा रहेगा? मिड समर सीजन के दौरान रहेगा। देखो कितना टाइम पीरियड लगा है, उसको हमने ऑटम में लगाया था, विंटर में उसकी सीडलिंग्स की ग्रोथ हुई, देन उसके अंदर फ्लावरिंग हुई, और फिर जाके हम उसकी हार्वेस्टिंग कब कर रहे हैं? हार्वेस्टिंग उसकी हम मिड समर के अंदर कर रहे हैं। तो इतना टाइम पीरियड उसको मिला है, इसका मतलब लास्ट में हमें जो यील्ड मिलने वाली है एंड जो भी आपको ग्रेन्स चाहिए उसका अमाउंट जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब हर एक क्रॉप जो है उसका एक स्पेसिफिक सीजन है। अगर उसकी जगह पे यू आर ग्रोइंग दैट क्रॉप इन सम अदर सीजन, this means the growth phase of that particular crop it get reduced
And if the growth phase is not appropriate, then this means the amount of yield that you want to obtain from that crop, it also goes on decreasing. ठीक है, तो farmers जो होंगे उनको loss हो जाता है. Okay बेटे, उसके नीचे one another example is given. The example is related with the biennial plants. So what are biennial plants? You have familiar with the terms annual, biennial and perennials. ठीक है बेटे, annual देखो name से पता लग रहा है, जो प्लांट्स जो हैं जिनका लाइफ स्पैन सिर्फ 1 ईयर का है, दोस प्लांट्स आर नोन एज द एनुअल प्लांट्स. एंड देयर आर सम अदर प्लांट्स जिनका की लाइफ स्पैन जो है वो 2 इयर्स का है. ठीक है, तो एक ईयर के अंदर उसके अंदर क्या होती है, फ्लावरिंग होती है, उसके बाद वो फ्रूट्स देते हैं और उसके बाद उनकी क्या हो जाती है, नेक्स्ट सीजन में, सेकंड सीजन में उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है बेटे, तो देयर आर सम बाइनियल क्रॉप्स और उसके अंदर वी हैव शुगर बीट, कैबेज आ जाती है, कैरेट आ जाती है. अगर आपने किचन गार्डन लगाया है तो उस केस में वो कहते हैं कि कैरेट जो है वो आपको जनरली गार्डन के अंदर नजर आती है. तो आप क्या देखती है कि एक सीजन जो है उसमें ग्रोथ होती है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद कैरेट जो है वो जितना अपना साइज है उसको गेन कर लेती है और नेक्स्ट सीजन में जब कैरेट जो है आपको मिल जाती है उसके बाद वो प्लांट जो है सेकेंड सीजन में उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि उसका फ्लावरिंग का जो टाइम है, जो नेचुरल मेथड है उसके अंदर उसका फ्लावरिंग का टाइम क्या है. फ्लावरिंग का टाइम ये है कि फर्स्ट सीजन के अंदर फ्लावरिंग हो जानी है एंड नेक्स्ट सीजन में उसमें जैसे फ्रूट देने हैं उसके बाद उसकी डेथ हो जानी है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करें, हम वर्नलाइजेशन से क्या करते हैं, इन पर्टिकुलर बाइनियल क्रॉप्स में अगेन एंड अगेन हम क्या करवा सकते हैं, फ्लावरिंग करवा सकते हैं. वैसे जनरली फ्लावरिंग कितनी बार होनी है, ओनली एक बार होनी है एंड नेक्स्ट सीजन में उन्होंने फ्रूट देने एंड देन दे डाई. हम चाहते हैं कि उनकी डेथ ही ना हो. ठीक है, तो अगेन एंड अगेन व्हेन यू एक्सपोज दीज बाइनियल प्लांट्स विद low temperature, what happens, subsequent flowering takes place and as a result you can grow the biennial crops for so many years and you can obtain the fruits from them. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार फ्लावर देने के बाद जो है उसमें फ्रूट आएंगे एंड उनकी डेथ हो जाएगी. आप अगेन एंड अगेन उनको इनिशिएट कर सकते हैं फ्लावरिंग के लिए और हर बार जो है उनके अंदर फिर से फ्रूटिंग होगी और इस तरीके से उनकी एज जो है उसको बढ़ा सकते हैं. ओके बेटे, अब इन माय बुक वन न्यू टॉपिक इज नॉट गिवन but in the new books that topic is given and that is seed dormancy. Okay, you have heard this term so many times, seed dormancy. If I have to define seed dormancy in one line, then I can say it is the resting period of the seed. ठीक है, एक लाइन के अंदर अगर मैंने बोलना हो तो मैं कह सकती हूँ कि seed dormancy is actually the resting period of the seed when the conditions they are not proper or you can say the conditions are not suitable in the habitat. ठीक है, जनरली सीड डोमिनेंसी इट इज एसोसिएटेड विद द अनसुटेबल कंडीशंस दैट आर प्रेजेंट इन द हैबिटेट ऑफ द प्लांट. तो हम कहते हैं कि सीड डोमिनेंसी जो है उसका किससे रिलेशन है, इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रेजेंट इन हैबिटेट. Okay, but sometimes what you observe that the conditions that are present in the habitat of plant they are the appropriate one. ठीक है, what kind of conditions you are expected for proper germination of seed. आप क्या चाहते हैं सीड के germination के लिए, आप चाहते हो कि enough amount में moisture होना चाहिए, यानी water deficient condition should not be there in the habitat. and second आप चाहते हो कि सीड तब जर्मिनेट होगा जब उसे प्रॉपर अमाउंट में क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है. ठीक है बेटे, अब कहते हैं कि समटाइम्स व्हाट यू ऑब्जर्व दैट सीड्स आर नॉट स्टिल जर्मिनेटिंग दो द कंडीशंस दे आर प्रॉपर इन देयर हैबिटेट. ठीक है, तो यू कैन नॉट से दैट सीड डोर्मेंसी इज ऑलवेज dependent on some exogenous conditions. Sometimes the conditions which are responsible for seed dormancy they are the endogenous type. मतलब certain internal conditions they are present in the seed and they are responsible for the dormancy period of that seed. ठीक है बेटे, एनवायरमेंट में कंडीशंस प्रॉपर है फिर भी नहीं सीड जर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब सीड के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट हैं. व्हाट आर दीस कंडीशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द सीड. उससे लेके फर्स्ट आपकी बुक के अंदर उसने बताया है कि समटाइम्स द सीड कोट इट इज द हार्ड सीड एंड व्हाट काइंड ऑफ सीड कोट इट इज आल्सो इम्परमिएबल. ठीक है बेटे, इम्परमिएबल का मतलब है कि इजीली उसके अंदर ना तो मॉइस्चर जा पा रहे हैं और ना ही उसके अंदर क्या जा पा रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं जाने दे रहा. तो दोनों ही चीजें अगर जो है सीड के अंदर प्रेजेंट एम्ब्रियो को नहीं मिल रही है उस केस में जो सीड जो है वो जर्मिनेशन शो ही नहीं करेगा.
ठीक है बेटे, हार्ड सीड कोट इज देयर एंड अनदर थिंग इज इम्परमीएबल, ठीक है, टू मॉइस्चर एज वेल एज टू द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अनदर थिंग इज समटाइम्स द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन इनहिबिटर्स, ठीक है, कुछ ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो कि सीड जो है उसको जर्मिनेट होने से रोकते हैं। व्हाट आर दीस इनहिबिटर्स? So these may be different type of compounds. It may be certain phenolic acids, okay, certain type of phenolic acids that are present in the internal environment of the seed and that do not allow the seed to germinate. Okay, sometimes ascorbic acids are present in certain seeds. Okay, and one hormone is also there. What is that hormone? That hormone is ADH. You know that it is a stress hormone and it always prevents the process of germination. ठीक है बेटे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्मेंसी स्टेजेस। तो कहते हैं कि ये 3 तरह के इनहिबिटर हो सकते हैं, या तो उसमें एब्सिसिक एसिड ज्यादा है, या उसमें फिनोलिक कंपाउंड्स की कंसेंट्रेशन है, या फिर उसमें एस्कॉर्बिक एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। पैरा एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो उसका केमिकल नेम है, ओके बेटे। देन वो कहता है कि हाउ कैन यू मेक दिस सीड्स टू जर्मिनेट, ठीक है, कैसे आप इस तरह के सीड्स को जर्मिनेट होने में हेल्प करेंगे। तो देयर आर 2 मेथड्स। If the seed dormancy it is present in the seed and that seed you have sow in the soil, then that seed dormancy it sometimes breaks by natural means, ठीक है। कई बार नेचर में अपने आप वो seed dormancy ओवरकम होती है। कैसे होती है? तो you know that natural means to have seed dormancy पे उसके अंदर कई बार वो कहते हैं कि when the seed comes in contact with the soil, then what the soil contains, that soil contains certain microorganisms, okay, certain microorganisms are present in the soil and by the action of these microorganisms, okay, they break the seed coat easily and in this way the moisture as well oxygen it enters into the seed and finally the seed is ready to germinate. This is a natural method, but sometimes you have to do something so that you make the seed ready for germination and these methods are known as the mechanical methods or man-made methods, ठीक है। तो what are these mechanical methods जिसमें कि आप हेल्प कर सकते हैं सीड को जर्मिनेट करने में। तो कहते हैं कि there are different methods by which you make the seed to germinate and one of that method is by applying knives, ठीक है। आपने एक छोटा सा नाइफ लिया है और उससे आपने सीड जो है वो थोड़ा सा कट कर दिया जिससे उसका हार्ड सीड कोट जो है वो थोड़ा हट गया। अब इजीली उसमें ऑक्सीजन भी जा रही है, उसके अंदर मॉइस्चर भी जा रहा है, ओके बेटे। सेकंड केस में वो कहते हैं कि आप क्या करते हैं, आप रब करते हैं, ठीक है, सीड्स को रब कर देना है किससे, सैंड पेपर से। आप उस सीड को रब करके अपने सैंड पेपर अपने घर में लिखा हुआ है उससे आप उसकी सरफेस को जोर से रब करेंगे तो सीड जो है वो थोड़ा सा टॉप अप हो जाएगा और उसके अंदर इजीली मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन चला जाएगा, ठीक है बेटे। तीसरे केस में हमें क्या करना है, बायोरियस शेकिंग करनी है, ठीक है। सीड लिए और चाहे आपने सीड जो है उसको क्या किया, वाटर के अंदर से थोड़ा सा डिप कर लिया, जो जो से उसको हिला रहे हैं तब भी वो कहता है कि सीड जो है उसमें थोड़ा सा जो है क्या होता है, उसकी जो हार्डनेस होती है वो कम हो जाती है और वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और जर्मिनेशन के लिए एक, ठीक है, रिस्पॉन्स शो करने लगेंगे, ओके बेटे। इसके अलावा वो कहते हैं कि और भी कई मेथड हो सकते हैं। समटाइम्स द प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर या फिर जितनी उसको रिक्वायरमेंट है कंडीशंस की वो उसको नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अगर वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से जितनी उसको टेम्परेचर चाहिए, जितना उसको सनलाइट चाहिए, आप अगर उसको प्रोवाइड कर दें तो उस केस में भी कहते हैं कि सीड की जर्मिनेशन जो है वो हो जाती है, ठीक है बेटे। तो उस केस में वो कहते हैं कि चेंजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट इज रिक्वायर्ड बाय दैट सीड, तो उसमें लाइट टेम्परेचर यू कैन प्रोवाइड बाय आर्टिफिशियल मीन्स, इन दैट केस द सीड दे कम्स आउट फ्रॉम देयर डॉर्मेंसी पीरियड, ठीक है। इसके अलावा देखिए देयर आर सर्टेन हार्मोन्स दैट ओवरकम द सीड डॉर्मेंसी, वन ऑफ सच हार्मोन इज जिबरेलिक एसिड, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जिबरेलिक एसिड की सॉल्यूशन जो है उसके अंदर सीड्स को डिप कर दें, तो फिर वो आपको पता है एंटागोनास्टिक है एबीए के, तो इसलिए सीड्स जो है उनमें जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। या फिर नाइट्रेट्स के अंदर आप सीड को डिप कर देंगे तब भी उसके अंदर जर्मिनेशन जो है वो होने लग जाती है, ठीक है बेटे। इसके अलावा वो कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि सम ऑफ योर एनिमल्स that are there in the habitat of the plants, they consume the seeds of the plant, तो उससे क्या होता है कि those seeds they enter into the digestive tract of those animals, they are passing, they are coming in contact with so many enzymes that are present in the digestive system of these animals,
ठीक है बेटे। और वो एंजाइम देखो, उनमें से कुछ एंजाइम ऐसे हो सकते हैं जो सर्टेन कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन कर सकते हैं जो सीड कोट में प्रेजेंट है। तो जब वो सीड्स जो है एनिमल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से पास होते हैं, तो ये एंजाइम्स जो है वो सीड कोट जो हार्ड होता है, इम्परमीएबल होता है, उसकी जो भी केमिकल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी हार्डनेस के लिए उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। And when these animals they produce their excretory product, and these seeds they come out as their excretory product, and they comes in contact with soil, later what happen, these seeds they easily germinate. ठीक है बेटे, the topic is clear to all of you. हाँ जी, those students who are sitting at their home, any question बेटे, any questions? So you have to read these pages today positively. ठीक है, this completes your chapter also. So whenever we ask any question in exam, then that question is from the topic functions of the plant growth hormones. ठीक है, और जो vernalization and photoperiodism है, उसमें से हम आपको कोई भी 2 mark question पूछ सकते हैं. Okay बेटे, now we are going to discuss the NCERT questions. That is your back exercise. ठीक है, all of you know the answers very well. Question number 1, define growth. How can you define growth? देखो, if you have to define growth in a simple line, then you can say growth can be designated as a process in which there is an increase in the size of the cell as well as increase in the number of the cell. ठीक है बेटी, ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल का नंबर बढ़ रहा है और सेल का साइज बढ़ रहा है. तो अगर किसी भी सेल का नंबर बढ़ रहा है या सेल का साइज बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, लेंथ जो है वो भी बढ़ेगी, वेट भी बढ़ेगी, तो डायमेंशंस जो है वो प्लांट ऑर्गन की इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है बेटे. इफ यू हैव टू डिफाइन डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? दीपिंदर, दीपिंदर अनम्यूट योरसेल्फ. डिफरेंशिएशन बेटे, व्हाट इज? यस मैम. यस दीपिंदर, यू मैम फिर से बोलना, आपकी आवाज कट रही है नेटवर्क के कारण. बेटा सेकंड देखो, डिफरेंशिएशन को डिफाइन कैसे करेंगे? मैम आपकी आवाज क्रैक कर रही है. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर. डिफरेंशिएशन इज अ फेस. ठीक है, और कौन सा फेस है जिसके अंदर वो कहते हैं कि सम ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स व्हिच आर अर्लियर showing the meristematic activities, but at this stage of differentiation these cells they stop their meristematic activities and they are start performing a specific function. This means these cells they now becomes mature cells. Okay, they are not involving in any kind of growth, instead of that they are performing specific functions. Okay बेटे, next is development. What is development? It is a sum of growth as well as differentiation. ठीक है बेटे, तो ग्रोथ जो है वो किसी भी प्लांट की कहाँ से स्टार्ट होती है? जर्मिनेशन ऑफ सीड से स्टार्ट होती है, और उसके बाद वो कहते हैं कि द प्लांट इट फॉलोज इट्स, ठीक है, ग्रोथ पीरियड उसका पूरा फॉलो होता है जिसके अंदर उसकी ग्रोथ भी होती है, साथ साथ उसका डिफरेंशिएशन भी होता है. एंड व्हेन अ सेल इट बिकम्स अ डिफरेंशिएटेड, लेटर व्हाट हैपेंस, दैट a differentiated cell it later enters into the stage of senescence, and after the stage of senescence the death of that particular species it takes place. ठीक, उसके बाद देखिए डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन, yes, very good. ठीक है, those cells which become differentiated now, but if demand is there in the plant species, these cells again showing the meristematic activities, so this is known as de-differentiation. ठीक है बेटे, redifferentiation again those cells which are now showing the meristematic activities because of certain demand in the plant species. Now they again start becoming differentiation. As their task is over, they are known as the redifferentiated cells. ओके बेटे, डिटर्मिनेट ग्रोथ का क्या मतलब है? डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट. देखो एक वर्ड हमने यहाँ पे पढ़ा था कि प्लांट के अंदर ग्रोथ कैसी होती है? इनडिटर्मिनेट होती है. ठीक है, शुरू में ही होना चाहिए, ये रखो जहां ग्रोथ शुरू हो रही है. ठीक है, प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट, और एनिमल्स की ग्रोथ जो है वो डिटर्मिनेट है.
समझ रहे हैं बेटे? क्योंकि एनिमल का ग्रोथ पीरियड जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही रहता है, ठीक है? If you are giving the example of human beings, then you say that the height of that boy or girl, ठीक है, it increases up to 20 years of age. This means a specific growth period is there in animals. But in case of plant, there is no specific period of growth. Whenever need is there, those cells which becomes the differentiated, they can also regain the meristematic activities whenever the requirement is there. ठीक है बेटे? तो कहते हैं कि चाहे ग्रोथ है चाहे डिफरेंशिएशन है, दोनों ही इसके अंदर ओपन टाइप की होती है. जब भी डिमांड है डिफरेंशिएटेड सेल भी मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे, और जब डिमांड नहीं है तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स दे बिकम द डिफरेंशिएटेड सेल्स. ठीक है, कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, ये आपने लिखना है यहाँ से. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके बेटे, सी द नेक्स्ट वन. मेरिस्टेम्स एंड ग्रोथ रेट. ठीक है, तो मेरिस्टेम्स का जब भी आपने एग्जांपल देना है, मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? These are the specific type of meristematic cells that are present at the apex of vegetative organs of the plant. It may be roots, it may be shoots. ठीक है बेटे? The meristems, they are of two types according to the time of their existence, or you can say at what time period they, you can say, originate in the plant. ठीक है, तो they may be primary meristems or they may be secondary meristems. Those who appear earlier phase in the plant growth, they are known as the primary meristems. और जो later period में growth के arise होते हैं वो secondary meristem है. अगर आपने example देना है secondary meristem का, तो आप उसमें कौन सा example देंगे? cork cambium, vascular cambium, ये सारे example देंगे. ठीक है बेटे? primary meristems में आपने elongation of root, elongation of shoot, इन सब के लिए जो मेरिस्टेम्स रिस्पॉन्सिबल है वो प्राइमरी मेरिस्टेम्स है. ठीक, उसके साथ ही उसने ग्रोथ रेट के बारे में पूछा है. तो ग्रोथ रेट क्या है? यूनिट टाइम के अंदर पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन जो है उसकी कितनी ग्रोथ हो रही है. ठीक है, तो उसको हम ग्रोथ रेट कहते हैं. द ग्रोथ ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन इन यूनिट टाइम इज नोन एज द ग्रोथ रेट. ठीक बेटे, उसके बाद ही देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है. व्हाई इज नॉट any one parameter good enough to demonstrate growth throughout the life of a flowering plant. ठीक है, very easy. तो कहते हैं कि we can use variety of parameters for the measurement of growth in different plant species. Sometimes we are making use of cell size. कई बार हम cell size के basis पे growth देखते हैं. For example, in case of watermelon. ठीक है, watermelon जो है काफी बड़ा fruit है, तो उसका हम size जो है measure करेंगे. कई बार कहते हैं कि हम ग्रोथ जो है, हमने रूट की ग्रोथ देखनी है या फिर शूट की देखनी है, तो हम उसका क्या देखेंगे कि उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है. ठीक है बेटे? तो यहाँ पे देखो लेंथ की अगर हम बात करें तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल नंबर, बिकॉज इंक्रीज इन सेल नंबर इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन. कई बार वो कहते हैं कि समटाइम्स. राजवंत मैम, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. एक्सक्यूज मी राजवंत मैम. Yes, Rupali ma'am. Now it is audible. Rajwant ma'am, voice is cracking so much. Yes ma'am, some network problem is. No ma'am. Crack हो रही मैम. हाँ जी मैम, वेट कर लीजिए, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है आज. ज्यादा नहीं आ रही मैम, क्लियर वॉइस नहीं आ रही, और वीडियो भी स्टॉप हो रही है. ओके ठीक है मैम. ठीक है बेटे, मैं किस पे थी? मैं आपको ये बता रही थी कि वी आर यूजिंग वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स. वन इज सेल साइज, अनदर इज सेल नंबर, इट मे बी ड्राई वेट और इट मे बी वेट वेट. ड्राई और वेट वेट में सिर्फ इतना ही अंतर है कि कोई भी प्लांट जो है आप मटेरियल लेते हैं, अगर आप उसमें वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं, देन यू आर हियर कंसीडरिंग द ड्राई वेट. बट इफ वाटर इज स्टिल प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर प्लांट मटेरियल, देन इट इज द वेट वेट. ठीक बेटे? इसके अलावा वो कहता है कि अलग अलग प्लांट ऑर्गन्स के लिए डायमेंशंस जो है उसके बेसिस पे आप उसकी ग्रोथ जो है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं. अगर आपने लीफ का मेजरमेंट करना है तो लीफ के केस में आप उसकी लेंथ नहीं कंसीडर करते, आप क्या कंसीडर करेंगे? उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कितना हो रहा है वो कंसीडर करेंगे. ओके बेटे, उसके बाद वाला देखो क्वेश्चन हमें आता है अर्थमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ. ठीक है, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व एंड एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट्स. ठीक है, जल्दी जल्दी बताती हूँ. अर्थमेटिक ग्रोथ जो है उसके अंदर क्या होगा बताइए. ठीक है बेटे, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट जो है वो हमेशा याद रखिए कि वो स्लो मैनर में चलेगी.
ठीक है, तो mitotic cell division is responsible for growth, and this mitotic cell division it takes place in the parent cell. Then what happened? Two daughter cells are formed, and out of these two daughter cells, one daughter cell it becomes differentiated, whereas the other daughter cell it keeps on dividing. This means the rate of growth is not very fast. अगर दो हैं तो 2 से 4 बनेंगे, ठीक है बेटे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे चलेगा. अगर यही ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती तो 2 से 4, ठीक है, 4 से फिर 6, 8, 12 ऐसे होने थे. ओके बेटे, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में इट इज एंटागोनास्टिक टू अरिथमेटिक. अरिथमेटिक में mitotic cell division takes place, one cell differentiated, but here this is not in the case of geometric growth. ठीक है, both the daughter cells they keep on dividing. This means huge number of cells they are added in the plant material. ठीक है बेटे, sigmoid growth curve किससे associated है? geometric growth से. geometric growth जो है उसके अंदर उसने ये बताया हुआ है कि initially the growth rate is slow, but when there are abundance of nutrients present, then this growth rate it increases. ठीक है, देन उसके बाद वो कहते हैं कि प्लांट स्पीशीज अगर ज्यादा हो जाती है, फिर अगेन जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम होने लग जाते हैं, तो फिर एक स्टेशनरी फेज आ जाता है. ठीक बेटे, उसके बाद देखो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट. एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देखो नेम से पता लग रहा है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में एग्जैक्ट कितनी ग्रोथ की है दैट पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन में, उसको हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहते हैं. ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ रेट में यू आर हियर कंसीडरिंग, ठीक है, what is the initial size of that particular vegetative organ and in present what is the size now. ठीक है, you have to compare both the sizes. जैसे वो कहते हैं कि कोई लीफ है उसका इनिशियल साइज जो है वो स्मॉल था और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसने एक लार्ज सरफेस एरिया जो है वो ले लिया. अब आपने दोनों जो सरफेस एरिया है ना उसके बीच का डिफरेंस देखना है, तो दैट विल गिव यू द रिलेटिव ग्रोथ रेट. यानी आप दो को कंपेयर कर रहे हैं और उनके बीच का जो डिफरेंस है तो आपको रिलेटिव ग्रोथ रेट कर रहा है. पर एब्सोल्यूट में आप उसकी प्रेजेंट के अंदर कितना साइज उसने गेन किया है उसी को सिर्फ मेजर करते हैं, आप पीछे नहीं जाते कि इनिशियली उसका साइज कितना था. ठीक बेटे, उसके बाद देखो सीधे आपसे 5 ग्रोथ हार्मोन्स के नेम पूछे गए हैं, एंड देन यू हैव आल्सो राइट द अकाउंट रिलेटेड विद देयर डिस्कवरी एंड फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ देम. ठीक है, दैट यू हैव